बाधाएं आती हैं आएं घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी कदम मिलाकर चलते रहिए हमारे साथ, और हम आपके साथ अंत तक बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। और आज लेकर आए हैं इसी श्रृंखला में पत्र लेखन और साथ में निबंध लेखन भी। पत्र लेखन के साथ दोस्तों निबंध लेखन भी लेकर के आए हैं आपके लिए। निबंध और पत्र दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमपी बोर्ड के लिए लेखन जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे चलते हैं पत्र लेखन को। देखिए, दरअसल पत्र दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होते हैं औपचारिक पत्र जिनको अंग्रेजी में अपन फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, और एक होते हैं अंग्रेजी में इनको फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, और एक होते हैं अपने अनौपचारिक पत्र जिनको अंग्रेजी में अपन इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं, इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र देखिएगा, औपचारिक पत्र एक शब्द है औपचारिक, औपचारिक से बना है, यानी कि कहते हैं कई बार कि औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मेलिटी करना। तो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो उनके लिखने का एक विशेष अनुशासन होता है, वो विशेष अनुशासित ढंग से लिखे जाते हैं और विशेष लोगों के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कार्यालयीन पत्र हो सकता है, ऑफिस लेटर्स जो होते हैं किसी ऑफिस के लिए लिख रहे हो। शिकायती पत्र हो सकता है, किसी की कंप्लेंट करने के लिए लिख रहे हो। प्रार्थना पत्र हो सकता है, संपादक के नाम पत्र हो सकता है, किसी अखबार के संपादक के लिए लिख रहे हो, संपादक के नाम। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? आपसी बातचीत वाले जो पत्र होते हैं, पत्र वार्ता वगैरह जो होती है, वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संबंधियों को पत्र लिख रहे हो, घर वालों को पत्र लिख रहे हो, अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो बधाई देने के लिए, पिताजी से पैसा मांगने के लिए, पिताजी को अपनी कुशलता बताने के लिए, सकुशल मंगल की सूचना देने के लिए, सूचना लेने के लिए, ये सब पत्र लिख रहे हो, ये सब आपके अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। सीधे सीधे समझते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप समझिए, या प्रारूपिक औपचारिक पत्र। एक प्रारूप यानी कि फॉर्मेट, ठीक है ना। अब क्या समझना है? फॉर्मेट समझना है, यानी कि प्रारूप समझना है अपन को औपचारिक पत्र का। होता कैसा औपचारिक पत्र और बनाया कैसे जाता है? तो देखिए, औपचारिक पत्र अब सीधे सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे अपन, तो आ सकता है आपकी परीक्षा में, या तो आ सकता है कि किसी अपने शिक्षक को लिखिए, अपने प्राचार्य को लिखिए, या कलेक्टर को लिखिए। हो सकता है कि प्रश्न आए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु तो कलेक्टर को एक पत्र लिखिए। हो सकता है आए कि अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए अपने स्कॉलरशिप लेने के लिए या फीस माफ़ करवाने के लिए। ठीक है, और हो सकता है नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए, या नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए, ऐसे या मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर निगम, या मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका, इनको पत्र लिखने के लिए आ जाए अपने मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था है तो इस प्रकार के पत्र आ सकते हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। ठीक है, तो लिखना कैसे है? सबसे पहले तो डालते हैं प्रति। क्या डालते हैं? प्रति। प्रति डाल सकते हो अगर नगर निगम अधिकारी वगैरह के लिए आए, मतलब कि किसको भेज रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे कोई पता वगैरह इस फॉर्मेट में शामिल नहीं है। ठीक है, श्रीमान, प्रति, श्रीमान। प्रति अगर लिख रहे हो शिक्षक के लिए तो वहां सेवा में लिख सकते हो, प्रति की जगह क्या लिख सकते हो? सेवा में लिख सकते हो। प्राचार्य जी के लिए लिख रहे हो तो ठीक है, कॉमा लगा दो। श्रीमान अगर प्राचार्य के लिए लिख रहे हो तो क्या लिख सकते हो? प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय। अगर प्राचार्य जी के लिए नहीं लिख रहे, अगर मान लीजिए आप लिख रहे हो किसके लिए? मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए, तो श्रीमान लिख सकते हो कि श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, वहां कॉमा लगा दो। ये थोड़ा मेरा वो बनाकर के छोटा लाए थे, अक्षर यहाँ पे बड़े हो रहे हैं इसलिए ध्यान नहीं देंगे इस पर। ठीक है, और इसके बाद में क्या कर सकते हो दोस्तों? फिर नीचे जाकर के ये किस विभाग से संबंधित है, कहाँ का है। जैसे प्राचार्य को लिख रहे हैं तो प्राचार्य के स्कूल का नाम नीचे डालना है। ठीक है, और वहाँ पे कॉमा और लगा देते हैं ये पूरा लिखने के बाद। ठीक है, इसकी पूरी टाइटल लिखने के बाद अंत में कॉमा। प्राचार्य के लिए लिख रहे हो तो प्राचार्य कहाँ का प्राचार्य है। ठीक है, नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिख रहे हो तो कौन सी नगर पालिका का मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। कलेक्टर के लिए लिख रहे हो तो यहाँ तो क्या लिख दोगे? श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीमान जिलाधीश महोदय। लेकिन वो जिलाधीश किस जिला का है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जिला भिंड, उसका हल्का सा पता, कॉमा मध्य प्रदेश।
एक डंडा यहाँ पे बना सकते हो, यानी कि एक लाइन में पता कर सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ा पता है तो उसको 2 लाइन में भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे नगर पालिका भिंड नगर निगम, ये मतलब ऐसे करके पूरा कर सकते हो। एक बड़ा पता है तो उसको 2 लाइन में समेट सकते हो, ठीक है। या नगर पालिका अधिकारी के लिए लिखा तो यहाँ नीचे लिख सकते हो नगर पालिका, जो भी नगर पालिका है उसके लिए, ठीक है। विषय देखो, विषय क्या है कि विषय में दरअसल बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। और एक और बात का ध्यान रखना है कि विषय जो है आपका वो एक लाइन से क्रॉस नहीं होना चाहिए, एक लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहिए। एक लाइन भी कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा पहले ही कोशिश कीजिए, है ना, जहाँ पे आपकी पेज की एंडिंग मान लीजिए यहाँ हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब मान लीजिए तुमने लिखा है प्राचार्य को फीस माफ करवाने हेतु, तो विषय में क्या हो जाएगा, फीस माफ हेतु पत्र, या क्या कह सकते हो कि अभी तुमने लिखा है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु, तो विषय क्या हो जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। या लिख रहे हो मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पत्र आया है आपको, किसको लिखने के लिए, नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए। तो विषय में क्या आ जाएगा, मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था बनाने की गुजारिश करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। ये सब ऐसे हो सकते हैं। फिर एक लिखो महोदय, ये लाइनिंग का ध्यान रखना है, ये ऐसे लिखनी है, इस कॉमा के बाद यहाँ से ये लाइन, फिर ये लाइन, और विषय इसी लाइन में आना है। फिर महोदय ये आएगा इस लाइन में, ठीक है। महोदय यहाँ एक कॉमा लगाओ, और नीचे बॉडी ऑफ द लेटर आता है, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर पूरी की पूरी अपनी बात कह दो, ठीक है, पूरी अपनी बात कह दो। और जो भी रोना रोना है उसे रो दो इसमें, कि हमारे यहाँ इतनी समस्या है ना, सफाई की ये समस्या चल रही है और इस प्रकार से लोग बाग परेशान हैं, उनका ये निदान किया जाए। तो मान लीजिए कि आपके लिए आया था मास्टर, फीस माफ़ करने के लिए आया, किसको, माफ़ कीजिए, प्रिंसिपल को आप लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे, महोदय सविनय निवेदन है कि, यहाँ से किससे शुरू करोगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, पहले बेसिक जानकारी तो देनी है, अगर आपके विद्यालय का छात्र है तभी तो लिख रहा है आपके लिए, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12वीं का नियमित छात्र हूं, कक्षा 12वीं का नियमित छात्र हूं, तथा कक्षा में मेरा अध्ययन की दृष्टि से अच्छा स्थान है ना। या कह सकते हो कि मैंने अर्धवार्षिक परीक्षाओं में मैंने पूरी कक्षा में टॉप किया था, है ना। तो इसके बाद क्या है कि चूंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अतः मेरे पिताजी मेरी फीस भरने में असमर्थ हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरा परिणाम न केवल संतोषजनक बल्कि गर्व करने योग्य रहेगा। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है। अतः लिखोगे, ये सब पूरा लिख दिया। उसके बाद अतः लिखते हो, जब अतः मतलब कि कारण का जो सारगर्भित रूप से लिखते हो, कारण की समरी लिखते हो, यानी कि तुमसे हम मांग क्या रहे हैं, वो फिर अतः लिख करके यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन में ले लोगे अतः को, ठीक है। अतः आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है कि मेरी संपूर्ण फीस माफ कर मुझे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा, ठीक है। ये सब पूरा लिख दिया, मान लो अतः वगैरह सब, यहाँ से ये, और अतः इस लाइन में अतः मान लो आपकी, यानी कि पूरी प्रार्थना हो जाएगी। और यहाँ पे फिर धन्यवाद लिख दो, उसके नीचे एक में दिनांक लिख दो आज की ही, आज कितनी दिनांक है, 27/2/2023। डैश लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बातें हैं। प्रार्थी माने प्रार्थना करने वाला, ठीक है, या आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हो। प्रार्थी ज़्यादा बेस्ट है आपका आज्ञाकारी शिष्य से, ठीक है। अपना नाम लिख दो, या अपना नाम की जगह ये उसमें नाम लिख करके आए तो वो नाम लिखना है। वैसे लिख करके हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में ज़्यादा आता है। और नहीं तो कुछ नाम मत लिखो, आ बा सा ऐसे लिख दो, या का खा गा, बस सबसे बेस्ट बन जाएगा, आपके पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो, अब है आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र के 2 प्रारूप हैं, देख लो।
पहला प्रारूप ये है जिसमें पता इधर कर देते हैं, अपना पता इधर कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं लिखना और नीचे तुम्हारा ये तो लिखते ही हैं। एक प्रारूप ये है कि सब कुछ लेफ्ट में लिखते हैं, एक तरफ से लिखते ही चले जाते हैं लेफ्ट में। दोनों ही प्रारूप सही हैं, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाला प्रारूप ज़्यादा ट्रेंडिंग है, रिसेंट है, ठीक है। ये पुराना प्रारूप मानते हैं इसको, इसको मानते हैं ओल्ड, इसको मानते हैं रीसेंट। तो रीसेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसलिए ये देखिए इसमें क्या करते हैं, पता लिख दिया, पता कैसे लिखते हैं, पता उसमें आएगा नहीं, पता उसमें हो सकता है आ जाए ना, और नहीं आए तो भी पता लिख करके आना है, अनौपचारिक लिखोगे तो 102 आ, यही रट लो पता, ठीक है। 102 आ प्रभात नगर, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश, ऐसे करके पूरा रट लो यही। या 102 आ हाउसिंग कॉलोनी, नीचे लिख दो भिंड मध्य प्रदेश, इस तरीके से, ठीक है। और दिनांक लिख दो 28/2/2023, दिनांक ऐसे लिख दो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। प्रिय, जो जिसके लिए लिख रहे हो उसका ही नाम यहाँ पर आ जाएगा, प्रिय मित्र मोहन, प्रिय मित्र राकेश, ठीक है ना, प्रिय मित्र अवनीश, ये सब कर सकते हो। अगर मान लीजिए आ जाए कि बहन की शादी में बुलाने हेतु मित्र को पत्र लिखिए, तो प्रिय मित्र राकेश कर सकते हो। यहाँ पे नाम लिख करके आना है, ये मत कर देना प्रिय मित्र आबासा या प्रिय मित्र काखागा, यहाँ पे नाम लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी नाम लिख दो सोच करके अपने मन से। सादर नमस्कार या सादर नमस्ते लिख सकते हो, सादर नमस्ते मित्र के लिए लिख रहे हो तो। अब मान लीजिए पापा के लिए लिख रहे हो तो वहाँ क्या लिखोगे, प्रिय पिताजी सादर, अब पापा से नमस्ते तो करोगे नहीं अपने पापा से, सादर चरण स्पर्श, यहाँ सादर चरण स्पर्श लिख सकते हो, प्रिय पिताजी या पूजनीय पिताजी भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पूरा बॉडी ऑफ लेटर लिखना है, इसमें कुछ नहीं है कि सविनय निवेदन है वगैरह, यहाँ तो सीधा सीधा लिखा जाता है। या आपको खुशी होगी, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, आपको खुशी होगी से प्रारंभ करो, आपको जानकर खुशी होगी। मान लो कि तुम लिख रहे हो मित्र के लिए, प्रिय मित्र राकेश सादर प्रणाम या सादर नमस्ते, नमस्ते लिखने के बाद सैल्यूटेशन लिखने के बाद ये लगाते हैं, ये ध्यान रखना डंडा, ठीक है। तो तुम्हें जानकर खुशी होगी, तुम्हें मित्र के लिए लिख रहे हो तो तुम्हें शब्द का यूज करेंगे। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरी बहन की शादी दिनांक 28 फरवरी 2023 को होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां और कार्यक्रम 25/2/2023 से ही शुरू हो जाएंगे। अतः तुम किसको उससे काम भी तो करवाना है, मित्र आएगा और उसको नौता तो खवाएंगे नहीं केवल, ठीक है। तो अतः तुम कितने तारीख को, 22/2/2023 को ही मेरे यहाँ आ जाना, 22/2/2023 को मेरे यहाँ उपस्थित हो जाना और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके तुम्हें हिस्सा लेना है, ठीक है। अपनी माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहन को स्नेह, ठीक है। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, नीचे लिख दो तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा, और दिनांक वहीं लिख दो ऊपर, ठीक है। तुम्हारा मित्र राकेश, राकेश का मित्र राकेश नहीं हो सकता, तुम्हारा मित्र मोहन, ठीक, मोहन राकेश। अब देखो ये वाले लिख रहे हो तो बस फॉर्मेट ये रख दो, पूरा का पूरा वही रहेगा। इसमें ध्यान ये रखा जाता है, ये थोड़ा पहले, फिर ये यहाँ से शुरू करोगे, फिर थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है। सीधे सीधे ये उदाहरण की तरफ चलते हैं, उदाहरण की तरफ चलेंगे दोस्तों। चलो हो ही गया उदाहरण तो मैंने करके ही बता दिया है, ठीक है। अब उदाहरण अलग से कहाँ लेना है। एक मान लो उदाहरण आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने है तो कलेक्टर को पत्र लिखिए, ठीक है। और एक उदाहरण है कि मित्र को अपनी बहन की शादी में बुलाने है तो एक पत्र लिखिए। दोनों ही मैंने करवा दिए, एक औपचारिक करवा दिए, एक अनौपचारिक करवा दिया है, ठीक है। अलग से उदाहरण देने की जरूरत है नहीं है। सीधे सीधे देखते हैं निबंध को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध देखिए, बाबू गुलाब राय ने निबंध की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। निबंध क्या है, क्या होता है निबंध, एक बंधी हुई शब्द रचना है, ठीक है। और बहुत बड़ी परिभाषा दी है बाबू गुलाब राय ने, बड़ी फेमस अच्छे निबंधकार थे। एक जैनेंद्र कुमार बड़े प्यारे निबंधकार थे, इनका निबंध आपकी किताब में भी छपा है। क्या है वो, बाजार दर्शन, विचारात्मक निबंध है, बाजार दर्शन, ठीक है। अब देखो निबंध क्या होता है, व्यवस्थित रचना या संगतिपूर्ण रचना को कहते हैं निबंध। ये अंग्रेजी के ऐसे शब्द से बना है, अंग्रेजी का एक शब्द है ऐसे, जो लैटिन शब्द के एग्जाइम से बना है, एग्जाइम से, ठीक है। और एग्जाइम का वो मतलब होता है इंग्लिश में मन के भावों को व्यक्त करने का प्रयास करना, मन के भावों को व्यक्त करने का प्रयास करना, ठीक है। अब देखो निबंध में क्या है कि एक तो आ सकता है निबंध लिखने को,
यही आएगा। वैसे अब रूपरेखा बंद हो गई, पहले केवल रूपरेखा लिखने को भी आती थी। अगर आ जाए केवल रूपरेखा लिखना है तो वो भी बताएंगे कैसे लिखी जाती है। निबंध लिखने को आए तो उसका प्रारूप देखना है। निबंध के पहले तो देखो विषय कौन कौन से होते हैं। अब कई बार आप लोगों की एक समस्या रहती है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा आपके मन में कीड़ा रहता है कि अरे भाई निबंध आएगा कौन सा, मुझे 4 इंपॉर्टेंट निबंध बता दो कैसे भी करके, मुझे 2 इंपॉर्टेंट निबंध बता दो, मैं बस वो रट के चला जाऊंगा, वहां से खेल हो जाएगा। अरे भाई 2 इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट के चक्कर में काहे पड़ रहे हो। निबंध के विषय देख लो, यहीं से निबंध आते हैं। एक निबंध आ सकता है तकनीक विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ सकता है। यही विषय हैं आपके, ठीक है, जो एमपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ये यूपीएससी तो है नहीं कि इसमें निबंध आएगा तुम्हें मतलब कि लिखने के लिए 2500 शब्दों में। समाज या सामाजिक पे आ सकता है। तकनीक और विज्ञान पे क्या आ सकता है भाई, तकनीक और विज्ञान पे आ सकता है मोबाइल के दुरुपयोग, ठीक है ना, या क्या आ सकता है कंप्यूटर, या फिर नेट पे इंटरनेट पे आ सकता है इंटरनेट के लाभ और हानियाँ, ठीक है ना, या तकनीक से समाज में फैलती विसंगतियाँ, ये आ सकता है। ठीक, मतलब सबका एक मूल जड़ एक ही है। एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप लोग बिल्कुल तरीके से मतलब कि उसको पढ़ लो तो लिख दोगे, बना करके लिख दोगे, कहीं से रटने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये रटे नहीं जाते, निबंध हैं पत्र हैं ये रटे नहीं जाते, ये रटने की चीज़ें नहीं हैं। मैंने खुद 1 साल पहले कक्षा 12वीं की है तो मुझे मालूम है ये सब चीज़ें रटने की नहीं है, ये रटने की विषय वस्तु है ही नहीं। इसमें कहाँ से लिख कर रट के ले जाओगे, आपको बड़ा लंबा जाना है। केवल ऐसा तो है नहीं है कि कक्षा 12वीं कर ली बस इसके बाद आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। आपको कंपटीशन के क्षेत्र में जाना है, आपको मेंस लिखने होंगे आगे जाकर के, तो रटने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा समाज या सामाजिक समस्याओं पे कैसा आ सकता है, नारी सशक्तिकरण पे आ जाए, नारी सशक्तिकरण। अब कुछ पंक्तियां याद रखो, कुछ पंक्तियां याद रखो, उन्हें कोटेशन के रूप में डालो। ये देखो रूपरेखा है, रूपरेखा निबंध की लिखी जाती है सबसे पहले। निबंध जब भी लिखो सबसे पहले लिखो निबंध की रूपरेखा, फिर एक आध कोटेशन डाल दो। कोटेशन मतलब किसी की कही हुई पंक्तियां या फिर अपनी बनाई हुई पंक्तियां, या फिर कुछ ऐसा जिसको अंडरलाइन किया जा सके उसको लिख दो और उसको नीचे अंडरलाइन कर दो, मतलब पहले उस पर फोकस पड़े। नंबर 1 हेडिंग डालो प्रस्तावना, नंबर 2 3 4 5 5 6 हेडिंग डाल दो और लास्ट में एक हेडिंग डाल दो उपसंहार। ये आपके एमपी बोर्ड के लिए बड़ा अच्छा निबंध बन जाएगा, ठीक है। एमपी बोर्ड के निबंध का ये प्रारूप है, ये प्रारूपिक तरीके से है। अपन यूपीएससी के निबंधों की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। एक केवल अभी नंबर चाहिए एमपी बोर्ड में, ठीक। तो कोटेशन का ध्यान रखना है। कोटेशन अगर आपने 2-3 डाल दी निबंध में, मतलब कि बीच बीच में 2-4 ऐसे वो डाल दिए किसी की कही हुई लाइनें, कोई पंक्ति, तो यहाँ पे बहुत मदद मिल जाती है। जैसे नारी सशक्तिकरण का बता रहे थे तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यहाँ से भाई अगर ये डाल दी है तो नंबर कटने के चांसेस तो आपके 0% हो जाते हैं, कोई काट ही नहीं सकता नंबर, वो समझ जाएगा कि भाई बंदा टैलेंटेड है, ठीक। इसके बाद और भी क्या आ सकते हैं सामाजिक समस्याएं, इनमें और भी कई सारी समस्याएं। आतंकवाद सामाजिक समस्या है, आतंकवाद, ठीक है। पर्यावरण पे आए तो जल संरक्षण आ सकता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण आ सकता है, ठीक। और विद्यार्थी जीवन पे आए तो मेरा आदर्श व्यक्तित्व गांधी जी, ये आ जाए निबंध, है ना। या विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है ना। और समसामयिक विषयों पर आए, समसामयिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समसामयिक विषयों पर निबंध आ जाए तो उसमें क्या आ सकता है, कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा फेमस है। कोरोना वायरस से निदान एक जंग, ऐसा आ जाए, ठीक है। कोविड पर आ सकता है। और किस पे आ सकता है दोस्तों, कोविड पे नहीं तो अगर देखो, अगर एमपी बोर्ड जिस तरीके से अपने निर्णय अब लेता जा रहा है, एमपी बोर्ड अब थोड़ा सा क्रिएटिव बन गया है। एमपी बोर्ड भी ऐसी चीज़ें देने लगा है जो वास्तव में थोड़ी क्रिएटिविटी वाली हैं। तो हो सकता है कि इस बार आपका जो निबंध आए वो शायद रूस और यूक्रेन युद्ध पे भी आ जाए। अगर थोड़े बहुत क्रिएटिव वो हो गए होंगे दिमाग से, अगर उन्हीं बाबा आदम के ज़माने के शिक्षकों पे बनवा रहे होंगे तो नहीं आएगा। वैसे जिस तरीके के पेपर वगैरह आजकल देख रहे हैं तो थोड़े क्रिएटिव हैं एमपी बोर्ड वाले। अब वो ऐसा देते हैं प्रश्न पत्र कि तुम्हें पाठ समझना ही होगा, कोई 2-4 क्वेश्चन रट करके या कोई 2-4 लोगों के बहकावे में आकर के क्वेश्चन आंसर रट के अब आपका काम चलने वाला नहीं है। पाठ समझा होगा और क्वेश्चन आंसर अपने मन से बना करके लिख सकते होगे, तभी आप अच्छे नंबर वहाँ से गेट कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिलहाल कोई भी आ जाए अपन को उससे डरना नहीं है, सीधे सीधे ये देखो कि लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो रूपरेखा लिखो। जैसे देखो अब
एक निबंध हम बताते हैं किसका, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, इसकी रूपरेखा देखो, इसमें रूपरेखा में मतलब कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो नंबर 1 तो रूपरेखा लिखोगे, नंबर 1 पे क्या जाएगा, प्रस्तावना। नंबर 1 पे प्रस्तावना, नंबर 1 पे आपकी प्रस्तावना, ठीक है। नंबर 1 प्रस्तावना। नंबर 2 पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ क्या है, कुछ याद करके तो नहीं है, हाल क्या सोच रहे हैं ना। नंबर 3 पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। नंबर 4 पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार से हो सकता है प्रदूषण के प्रकार। नंबर 5 रोकथाम के उपाय, इसको रोक कैसे सकते हैं, उपाय। और नंबर 6 उपसंहार। तो भाई निबंध में क्या होता है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण अगर है तो उसको भी लेंगे, उसको रोकथाम के उपाय क्या हैं, मतलब रोकथाम के उपाय में क्या उपाय किए गए, क्या उपाय शेष रह गए, ये सब लिखना है। अब इसके अंदर क्या मैटर लिखना है, तो वो भी कोई रटने की चीज थोड़ी ना है, सोच सोच कर लिखना है। पहले तो प्रस्तावना में लिख दो। प्रस्तावना में क्या होता है कि पूरी हेडिंग लिखी जाती है, पूरा कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है वो लिखा जाता है, कि कैसे करके पर्यावरण प्रदूषण होता है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण कैसे लोगों की जान जाती जा रही है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं आज के युग में, ये मतलब कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जैसे कैसे कैसे पर्यावरण प्रदूषण जो है फैलता जा रहा है और वातावरण हमारा दूषित होता जा रहा है। लेकिन कई सारे लोग इसके लिए कदम भी उठा रहे हैं। मतलब प्रस्तावना में एक झलक दे दो पूरे निबंध की। उसके बाद पर्यावरण का अर्थ क्या है, हमारी चारों ओर के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन आवरण, जिस परि का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, आवरण अर्थात घेरा, यानी कि हमारे चारों ओर जो घेरा है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं या वातावरण कहते हैं। और पर्यावरण जो है मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं उनको आज हम लोग दूषित करते जा रहे हैं। जैसे जैसे निर्माण का युग चल रहा है, भवनों का, नए नए उद्योगों का जो है वो मतलब निर्मित किए जा रहे हैं, और निर्माण की प्रक्रिया में पर्यावरण को कई सारे क्षय हम देते जा रहे हैं या नुकसान उनका करते जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करना ही पर्यावरण प्रदूषण है। कई बार ऐसे 2 नंबर के प्रश्न, मतलब अभी एक प्रश्न आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। अब आप लोग कई बार उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इंटरनेट पत्रकारिता क्या, इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन, इंटरनेट पर अखबारों का आदान प्रदान, या इंटरनेट पर अखबार छापना ही इंटरनेट पत्रकारिता, बात खत्म। तो ऐसी चीजें मतलब सरल सी हैं, वो कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ तोप हो। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार का होता है, 4-5 प्रकार जो तो है दिमाग में आ जाए। कौन कौन सा हो सकता है, नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 वायु प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 4 कौन सा हो सकता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी कौन सा होता है, जो सिग्नल से निकलता है, वाईफाई से निकलता है, 5G 4G सिग्नल से निकलता है, ये प्रदूषण। चार ही लिख दो, ठीक है। रोकथाम के उपाय, कौन कौन से उपाय किए गए हैं, आप कौन कौन से उपाय किए गए हैं रोकथाम के लिए, तो कुछ एक उपायों की व्याख्या कर दो। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया, या कुछ और तुम्हें याद हो ऐसा वो लिख दो। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो कोई सिंपल सी बात लिख दो। इसके लिए कई सारे लोग यात्राएं निकालते हैं, चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था ना, वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन। कई सारे आदिवासी समूह जो होते हैं वो पवित्र वृक्ष निकुंज वगैरह रखते हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के लिए आजकल बहुत सारे प्रयास किए जाए। जो याद हो वो लिख दो। और प्लस में क्या लिख सकते हो साथ में, हम क्या और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जागरूकता कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और हम अपने आप से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास शुरू कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं, 4-5 गप्पे उसमें मार दो, ठीक। और अब यहाँ पर्यावरण प्रदूषण की जब बात की जाए तो वायु प्रदूषण लिखो, तो एक उसमें वो टाँच सकते हो, सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, ठीक है ना। या पर्यावरण के ऊपर कोई भी कोटेशन जो है वो लिख दो। महात्मा गांधी की कोई कोटेशन लिख दो। कुछ नहीं लिख पाओ तो महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी। भैया जो चेक करने वाला है वो इतना ज़्यादा, मतलब कि जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो वो गूगल पे सर्च नहीं करेगा कि ये महात्मा गांधी ने कही था कि नहीं। मतलब महात्मा गांधी है या कोई भी महान व्यक्तित्व है जो पर्यावरण के संदर्भ में काम किया है, ये तो उसके लिए एक भी कुछ लिख सकते हो कि वृक्षों के बिना मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, या कह सकते हो कि पर्यावरण के अस्तित्व को खतरे के साथ मानव जाति का अस्तित्व भी खतरे में है। और नीचे डैश करके महात्मा गांधी, ऊपर 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दो।
हो गया। ठीक है, तो 2-4 बातें उसमें टांच सकते हो। और अंत में जाकर के आ जाएगा आपका रोकथाम के उपाय, मतलब, और उसके बाद उपसंहार। उपसंहार में गौर मतलब से शुरू किया जाता है। उपसंहार अगर आपने गौर मतलब शब्द से शुरू किया है तो 101% आपका बड़ा अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। गौर मतलब है कि, गौर मतलब है कि, क्या गौर मतलब है, मतलब कि पूरे का सारांश ये है, सारगर्भित रूप से अगर हम कहें तो ये है। गौर का मतलब है कि अगर पर्यावरण प्रदूषण को, पर्यावरण प्रदूषण को करने में निर्माण की प्रक्रिया सहयोगी है, तो वहीं निर्माण की प्रक्रिया से उपजे कुछ तत्व जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, या कई सारे लोग आज समाज में पर्यावरण संरक्षण का मंत्र प्रचार करने में लगे हैं और पर्यावरण संरक्षण का क्या कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। 2-4 लोगों के नाम जानते हो तो उनके नाम लिख दो, कौन कौन कर रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए। जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिनको जल पुरुष कहा जाता है भारत का। ठीक है, कैलाश सांखला हैं, कैलाश सांखला, राजेंद्र सिंह, इन सब के नाम वगैरह याद कर लो, या मतलब हो याद, या किसी व्यक्तित्व को जानते हो जो पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अच्छा काम कर रहा है, उसका नाम लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही यानी कि साथ ही प्रदूषण है, लेकिन युग की जो मांग है वो है कि विकास, यानी कि विकास तो होगा, लेकिन हमें चाहिए कि विकास के साथ साथ इन बुनियादी बातों का भी ध्यान रखा जाए कि पर्यावरण को नुकसान करने से बचाना है और जंगलों को काट करके वहाँ मानव बस्तियाँ स्थापित नहीं करनी है। और हमें पूरा विश्वास है, अंत कैसे पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए, हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर वही नारी पे आता है तो नारी तुम श्रद्धा, केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है ना, खेल पे आ जाए तो खेल पे 2 लाइनें लिख करके आ जाओ, कुछ नहीं तो 2 लाइनें बना सकते हो अपने मन से। अगर आपको आता नहीं है तो बना सकते हो। अब जैसे पर्यावरण संरक्षण पे तुमने कहा मुझे कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो अपने मन से 2 लाइनें बना लो कोटेशन की, जो बीच में डालनी है। बीच में कैसे डालनी है, कौन सी, आपने कहा मतलब कि जहर फैल रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण का ऐसा कहर, फैलता जा रहा चारों ओर जहर। बढ़िया सी लाइन बन गई कि नहीं, जहर लाइन बन गई। तो उसमें अब यही लिखनी है, मान लो यही बना ली तुमने, पर्या ठीक है, तो जब ये लिखोगे तो बीच में लिख दोगे पर्यावरण प्रदूषण का ऐसा कहर फैल रहा चारों ओर जहर। ये मान लो नीली से लिखी थी, नीली पेन से, तो अब यहाँ काली पेन से कंसीडर कर लो, काली पेन से यहाँ पे अंडरलाइन करके आओ, राइटिंग अच्छी लिख करके आना है, मतलब मेरी जैसी नहीं। ठीक है, और 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, और फिर अपना जो लिखना है वो लिखना शुरू कर दो। बीच बीच में ऐसे चीज़ें डाल दो निबंध के में। ठीक है, तो उनसे निबंध तुम्हारा प्रभावी बन पड़ता है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट निबंध बता देते हैं, उनको रट लेना, जैसा कि बहुत से लोगों की फितरत है रटने वाली। रट्टू तोता स्टाइल के हो आप लोग बहुत सारे इसमें से, तो ये लो कुछ निबंध बता दे रहे हैं जिनको एमपी बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करके जाना है। नंबर 1 पे है आपका कोविड-19, नंबर 2 पे है आपका नारी सशक्तिकरण, 4 तो आएंगे ही अगर आएंगे तो। नंबर 3 पे है आपका खेल और विद्यार्थी जीवन या खेलों का जीवन में महत्व, मतलब खेल याद रख लो, खेल। ठीक है, खेल 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 पे आएगा। और नंबर 4 पे एक याद रख लीजिए आप, नंबर 4 पे याद रख लीजिए क्या, कोविड-19 हो गया, नारी सशक्तिकरण हो गया, खेल और विद्यार्थी जीवन हो गया, और एक और निबंध कौन सा याद करोगे आप, ये तकनीक और विज्ञान से कोई निबंध नहीं है, तो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण या विज्ञान, वरदान और अभिशाप, ये 5 निबंध बताए हैं, वरदान या अभिशाप। ये 5 निबंध जो हैं
मतलब रट मत जाओ, केवल पढ़ लेना किसी अपनी किसी रेफरेंस से, जो भी आप रखते हो, जो भी पसंद करते हो, उससे एक बार पढ़ लेना और उसी से आपका काम बन जाएगा एक बार पढ़ करके। ठीक है, ये बता दिए हैं, इनको कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, ड्यूरेशन ड्यूरेशन